नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं आज। और आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरी सीरीज़ आप लोग फॉलो कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर यहाँ पर सीख ही रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पूरा सेशन बनाया जा रहा है, उसके लिए पूरा सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं आज की पहली न्यूज़ में। तो क्या है आज की पहली न्यूज़? इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। तो भारतीय वायुसेना जो है इन्होंने पिच ब्लैक एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है 2024 की। तो इंडियन एयरफोर्स हैज़ एम्बार्क्ड ऑन सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एंगेजमेंट बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक hosted by रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF बोलते हैं इसको, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स को। तो होस्ट किसने किया है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने इसको होस्ट किया है। उनके बेस डार्विन नाम के उनके बेस में इसको होस्ट किया गया है, पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज है। तो ऑस्ट्रेलिया, और ये कब से कब तक होने वाली है? ये हो रही है बेटा 12 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में ये पूरी एक्सरसाइज होगी। 12 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में ये पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। इसके बाद अगर बात करें तो और भी कोई कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है क्या, और क्या क्या इसमें होने वाला है? द ईयर एक्सरसाइज इज सेड टू बी द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ, मतलब अब तक जितनी एक्सरसाइजेज हुई है उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि यहाँ पे 20 कंट्रीज से एयरक्राफ्ट्स आएंगे और ओवरऑल एक्सरसाइज अपन अपनी करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की संख्या है 140। जी हाँ दोस्तों, 140 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट विल बी कमिंग हेयर और 4400 मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पे, मतलब मिलिट्री वाले लोग यहाँ पे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, ये तो बात हो गई है पिच ब्लैक के बारे में। इंडिया के अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो विवेक राम चौधरी उनका नाम है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी उनका पूरा नाम है। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और उसके अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को कब फाउंड किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932। 8 ऑफ अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स को फाउंड किया गया था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं हाई सीज ट्रीटी की। ये हाई सीज ट्रीटी क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। इंडिया हैज डिसाइडेड टू एंडोर्स एंड अप्रूव अ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन BPNJ एग्रीमेंट, ऑल्सो कॉल्ड हाई सीज ट्रीटी। इसको बोलते हैं हाई सीज ट्रीटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। अब होता क्या है इसमें ज़रा समझते हैं। दिस ग्लोबल एग्रीमेंट इज डिजाइन टू सेफगार्ड हाई सीज मरीन बायोडाइवर्सिटी through the collaboration at international level, and it will operate within the framework of United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea। इसके नज़र में रहेगा ये सारा का सारा जो चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। इसमें मेजर इंपॉर्टेंट क्या है? टू सेफगार्ड द हाई सी मरीन बायोडाइवर्सिटी। समुद्र में रहने वाले कई सारे बायोडाइवर्सिटी प्रभावित ना हो हमारे ट्रेड से, कॉमर्स से। तो इसका कारण है बेसिकली। अच्छा, बेसिकली हुआ है क्या है? अकॉर्डिंग टू 1958 जो जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था 1958 में, हाई सीज के ऊपर बात करी गई थी। Part of sea that are not included in territorial water or interval water of the country are known as high sea। तो हाई सी क्या होता है? मान लो कि यार एक चीज़ मानी गई है, मान लो इंडिया का एक मैप है यहाँ पे, और ये मैप है यहाँ पर, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे कुछ एरिया माना जाता है क्योंकि यार इसके पास में है, तो ये माना जाएगा कि ये इसी की मतलब क्षेत्र में आता है, जैसे इंडिया के ही ये क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर ये वाला जो एरिया है ये हाई सी हो गया, ये क्या हो गया? हाई सी हो गया। तो ये वाला पोर्शन किस में आया? इंडिया के ही क्षेत्र में है, इंडियन नेवी के क्षेत्र में आया। बट ये वाला पोर्शन क्या हो गया? हाई सी हो गया। तो ये माना जाता है, ठीक है ना।
It is the area beyond the country exclusive economic zone and that extend up to 200 nautical miles. तो ये जो ड्यूरेशन रहती है फ्रॉम द कोस्ट लाइन, तो ये जो ड्यूरेशन रहती है 200 नॉटिकल माइल्स की रहती है. ये बात भी आप समझ चुके हैं. ये जो ड्यूरेशन है 200 नॉटिकल माइल्स की रहती है. एंड इट टिल वेयर द नेशन हैज जुडिशन ओवर द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज. अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो यहाँ से 200 माइल तक इसकी इस एरिया के लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज पे इंडिया का हक है. फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई में एक तेल की खदान है सबसे बड़ी IOCL की, तो वो ये समुद्र के तट पे ही है और इंडिया के 200 नॉटिकल माइल की एरिया के अंदर आ रहा है, तो वहाँ के तेल पे जितना भी जो हक है वो भारत का है. तो हम ये चीज़ कह सकते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. No country is responsible for management and protection of resources on the high sea. No country is responsible for the management and resources for the protection of the high sea. ये भी एक बात बिल्कुल सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, NTCA plan for relocation of villages. NTCA plan for relocation of villages. चलिए क्या बोला जा रहा है ये. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी has urged state wildlife department to develop a comprehensive timeline and action plan for the relocation of villages situated within the core tiger habitat. तो ये एक बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है कि भाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने क्या किया है, अर्ज किया है स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कि वो डेवलप करें. क्या करें? डेवलप करें कॉम्प्रिहेंसिव टाइमलाइन एंड एक्शन प्लान फॉर रिलोकेशन ऑफ विलेजेस सिचुएटेड इन द कोर टाइगर हैबिटेट में. अगर कोई विलेज रखा हुआ है तो उसको रिलोकेट किया जाए, और The Wildlife Protection Act 2006 emphasis on the need of undistributed area to support viable tiger breeding population. तो बिल्कुल बहुत सही बात है ये भी. The core and critical tiger habitat refers to the area within the tiger reserve that are kept untouched to ensure the survival of the breeding of the tiger population. The NTCA focuses on the 55 notified tiger reserve in the India where the approximately 600 villages 600 villages है currently residing in the core tiger habitat. तो इनको रिलोकेट करने का प्लान गवर्नमेंट ने NTCA ने दिया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने. नेक्स्ट बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा और आषाढ़ी बीज की. अब क्या होता है, जब पीएम ने अभी पीएम ग्रीट द पीपल ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेशन जगन्नाथ रथ यात्रा एंड आषाढ़ी बीज द कुची न्यू ईयर. इसको बोलते हैं कुची न्यू ईयर. द CM ऑफ गुजरात परफॉर्म्ड अ पिहिंड विधि परफॉर्म करी है CM ऑफ गुजरात ने. सिंबॉलिक क्लीनिंग ऑफ द पाथ ऑफ जगन्नाथ चैरियट्स फॉर द रथ यात्रा. ये पिहिंड विधि क्या होता है कि जो भी रथ यात्री जो आ रहे हैं, जो रथ को खींच रहे हैं, उनके लिए जो एरिया है उसको क्लीन करने का, पाथ को क्लीन करने का काम पिहिंड विधि कहलाता है. ये भी बात ध्यान रखिएगा. जगन्नाथ यात्रा इट इज़ एनुअल हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, हिज एल्डर ब्रदर लॉर्ड बलभद्रा एंड यंगर सिस्टर गॉडेस सुभद्रा फ्रॉम देयर होम टेम्पल पुरी उड़ीसा टू देयर आंट्स टेम्पल गुंदीचा. मतलब खुद के टेम्पल जो पुरी में है वहाँ से वो जाते हैं आंट्स टेम्पल, कहाँ पर? गुंडीचा में. अबाउट द 3 किलोमीटर की दूरी है ये, जो कि रथ ये 3 किलोमीटर के आसपास चलाया जाता है. इसके बाद अगर बात करें, द फेस्टिवल डेट बैक टू लीस्ट 12th सेंचुरी CE, तो कॉमन एरा 12th सेंचुरी से ये
फेस्टिवल बनाया जा रहा है कॉमन एरा से। व्हेन जगन्नाथ टेम्पल, सी मतलब एडी, ये बात समझ लेना, एनो डोमिनी, ठीक है ना। जगन्नाथ टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग अनंतवर्मन के द्वारा ये बनाया गया था, अनंतवर्मन देवा, ये हम कह सकते हैं इनको। The festival is also known as a festival of chariots, as the deities are called on three massive wooden chariots that are pulled by devotees with the ropes. तो ropes के द्वारा उसको रथ को खींचा जाता है, इसका ये मतलब कहने का। It began in the second day of the bright fortnight of the month of Ashad. तो जून जुलाई में जो अशद का महीना होता है उसमें ये किया जाता है, एंड और ये 9 दिन तक किया, इट लास्ट फॉर 9 days, 9 दिन तक इसको किया जाता है। अशदी बीज का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसको समझ लेते हैं। इट फॉल्स ऑन द सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ अशद मंथ इन द हिंदू कैलेंडर। द फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ रेन इन द कच्छ रीजन, गुजरात। मतलब गुजरात के कच्छ रीजन में अगर बारिश हो गई है तो फिर इसको फेस्टिवल को बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। ड्यूरिंग द अशदी बीज द मॉइस्चर और इन द एटमॉस्फेयर इज चेक्ड टू प्रिडिक्ट द विच क्रॉप वुड बी बेस्ट इन द कमिंग मून। मतलब सिंपल सी बात यह है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि भाई कौन सी क्रॉप को हमको बोना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो आज के सेशन में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।